कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बेहतर ही कर रहे होंगे। ठीक है, अब चूँकि परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ चुकी है तो अपनी तैयारी में एकदम जी-जान से लग जाइए। ठीक है, ताकि 8 फरवरी को जब आप पेपर देने जाएँ तो आपको लगे कि सब कुछ मुझे आ रहा है। यही विश्वास मन में रखना है। जिस दिन ये विश्वास मन में आ गया कि मुझे सब कुछ आ रहा है, अपने आप पेपर अच्छा होगा। ठीक है, बस एक बार कलम शुरू हो जाए तो 150 क्वेश्चन पूरे करके ही आना है, यही दिमाग में रखना, चूँकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, तो आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और कैसे करना है ये आप अलग अलग वीडियोज के माध्यम से हम बता ही रहे हैं आपको। ठीक है, आगे भी बताते रहेंगे परीक्षा से जस्ट पहले भी कि कैसे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, कैसा कुछ हो, ये सब कुछ आपको बताई जाएगी। आज हम जिसकी बात करते हैं, ठीक है, एसएसटी में ही ज्योग्राफी वाले पार्ट के ठीक कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि संपूर्ण ज्योग्राफी को क्या करता है, कवर करता है, जो पहले पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना, अधिकांश वही सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों को जो कि किससे जुड़े हुए हैं, आपके ज्योग्राफी वाले पार्ट से एसएसटी वाले हिस्से में जूनियर के लिए, सीटेड जूनियर के लिए एसएसटी वाले हिस्से में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस इतना पढ़ के जाना है, आपकी तैयारी को एक निश्चित रूप मिल जाएगा। चलिए जरा देखते हैं कौन से वो सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला इस सवाल चूंकि पहले भी कर चुके हैं, ये सवाल अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो ये सवाल जो है हम लोग पहले भी किया जा चुका है। ठीक है, एडुसैट कह रहा है क्या है? एडुसैट क्या है? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। नहीं तो उनको तो हम, ठीक है, एसएलवी के नाम से जानते हैं। सौर मंडल में खोजा गया एक ग्रह? नहीं। ठीक, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? नहीं। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह? ठीक है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, एडुसैट नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या? एडुसैट का मतलब क्या है? एजुकेशन सैटेलाइट की बात की जा रही है। ठीक, तो ये क्या है? एक मानव निर्मित उपग्रह है, सैटेलाइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या? एजुसैट। तो पहले सवाल का जवाब क्या हो गया? एजुसैट का। ठीक है, कि यह मानव निर्मित क्या है? एक भारतीय उपग्रह है। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक, अब इसको बताना है। जैसा कि हम देखते हैं ये पृथ्वी है और छोटा सा चंद्रमा है। अब ये चूंकि चक्कर लगा रहा है लग 27 दिन में और उतने अक्ष समय में ही अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, तो जब हम पृथ्वी से देखेंगे तो एक ही हिस्सा दिखाई देगा ना, चूंकि चंद्रमा का आकार थोड़ा छोटा है तो हम आधा से थोड़ा ज्यादा देख पाते। अगर चंद्रमा का आकार बराबर रहता तो आधा देख पाते, बड़ा रहता तो आधा से कम देख पाते। अब चूंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी से छोटा है तो इसीलिए जो है हम, ठीक है, आधे से थोड़ा ज्यादा, यानी कि चंद्रमा का दृश्य भाग अगर पूछता है आपसे कि चंद्रमा का दृश्य भाग कितना है, यानी कितना भाग दिखाई देता है, तो आप कहते हो कि सर 59% दिखाई देता है। ठीक है, कितना परसेंट दिखाई देता है? आप क्या बताते हैं कि 59% क्या होता है? दिखाई देता है। और वहीं पर जब अदृश्य भाग की बात की जाती, किसकी बात की जाए? अदृश्य भाग की, तो अदृश्य भाग जो है वो कितना है आपका? 41% होता है। ठीक, तो पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई देगा, ये भी तो क्लियर है। ठीक, और दूसरा 27 दिनों में चक पूरा करता है, ये भी सही है। और यानी ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या भी है किसकी? एक ही है। जितने समय में पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है उतने ही समय में अपने अक्ष पे घूमता है, तो जिस वजह से एक ही हिस्सा हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। और चूंकि छोटा है तो इसलिए आधा से ज्यादा देख पा रहे हैं। तो यानी जवाब कौन सा हो गया? डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है किसकी? एक ही है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। सौरमंडल के प्रदर्शन के लिए अध्यापक कक्षा से कुछ विद्यार्थियों का चुनाव करता है। चुने गए प्रत्येक विद्यार्थी को सौरमंडल के ग्रहों के नाम वाले पट्टे दे दिए गए हैं। पट्टे विद्यार्थियों को पट्ट थामने के लिए कहा जाता है और उनको उनका स्थान ग्रहण करते हुए सौरमंडल का प्रतिरूप बनाने के लिए कहा गया। ग्रहों की प्रदान की गई भूमिकाओं के लिए विद्यार्थियों के चुनाव की अति उपयुक्त कसौटी क्या होगी? ठीक है, अति उपयुक्त कसौटी क्या होगी? आसान सा सवाल है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक, जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अन्य ग्रहों के बारे में जानते हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। यानी कि आकार के आधार पे। अब चूंकि बच्चा है, ठीक है, तो विद्यार्थी की बात करें तो कुछ विद्यार्थी लंबे होंगे तो बड़े ग्रह को दिखाएगा, कुछ विद्यार्थी छोटे होंगे तो वो छोटे ग्रह को दिखाएगा। और इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में हम क्या कर सकते हैं? इसे लगा सकते हैं, यानी क्या? लंबाई वाला हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि सन होता है, सन के बाद, ठीक है, बुध हो जाए, बुध के बाद शुक्र हो जाए, शुक्र के बाद पृथ्वी हो जाए, पृथ्वी के बाद मंगल हो जाए, उसके बाद बृहस्पति हो जाए, जुपिटर हो जाए, सैटर्न हो जाए और, ठीक है, सैटर्न हो जाए, यूरेनस हो जाए और नेपच्यून हो जाए। एक नंबर पे बृहस्पति, 2 पे शनि, 3 पे अरुण, 4 पे वरुण, 5 पे पृथ्वी, 6 पर शुक्र, 7 पर, ठीक, मंगल, ठीक, और सबसे छोटा कौन? 8 पर
ठीक, इसकी बात कर लिया जाए 8 पर कौन है तो बुध है। सबसे बड़ा कौन है तो बृहस्पति यानी कि जे फॉर जुपिटर है, और सबसे छोटा कौन है, ठीक है, तो बुध यानी कि एम फॉर मरकरी की बात कर लिया जाता है। तो हम लंबाई के आधार पे बच्चों को खड़ा कर सकते हैं, ये बच्चा ये तुम ऐसे खड़े हो जाओ, तुम सबसे लंबे हो तो तुम बृहस्पति हो, तुम 5वें नंबर के लंबे हो, ठीक है, तो तुम पृथ्वी हो। ठीक है, अगला सवाल। एक रोल प्ले में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनाव करता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रहों का अभिनय वे कर सकते हैं? ठीक है, तो हमें पता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अंदाजा खुद ही लग गया होगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि पृथ्वी के जैसा आकार ठीक किसका है, तो पृथ्वी का। ठीक है, लगभग 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास जानते हैं, किसका, पृथ्वी का, और 12,105 किलोमीटर लगभग किसका होता है, वीनस का होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन हम किसको कहते हैं, शुक्र को। तो जवाब हो गया डी फॉर डॉग, यानी कि पृथ्वी और शुक्र हो गया। ठीक है, आगे। एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया है। अगर श्याम, सुल्तान और नैन्सी की लगभग समान लंबाई है और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व तो किसका करेंगे। ठीक है, बात किसकी कर रहा है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो गलत है, सूर्य बहुत बड़ा है, चंद्रमा छोटा है। मंगल, बृहस्पति और यूरेनस, ये भी गलत है क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा है। बुध, बृहस्पति और शनि, ये भी गलत है क्योंकि बुध बहुत छोटा है। बच गया कौन सा, तो मंगल, शुक्र और बुध, चूंकि ये आंतरिक ग्रहों में भी आते हैं। किसमें आते हैं, आंतरिक ग्रह हैं जो कि अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, पृथ्वी को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मंगल, शुक्र और कौन, बुध, ये एक लगभग समान लंबाई वाले छात्रों से हम खड़ा कर सकते हैं कि बाबू तुम ऐसे खड़े हो जाओ कि तुम जो है एक समान लंबाई वाले हो। नीचे दिए गए वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें व सही विकल्प का चुनाव करें। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ये है पृथ्वी, ये है बीचों बीच वाली अक्षांश, ये ऊपर कौन सा गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी नॉर्थ पोल हो जाए ऊपर, नीचे कौन सा, साउथ पोल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम, ठीक है, अक्षांश को जो है उत्तर दक्षिण में दिखा रहे होते हैं। कुछ इस तरह से दिखाते हैं किसको, अक्षांश को। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा रहता है, ये गलत है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब देशांतर की बात की जाती है तो देशांतर चूंकि ठीक वर्टिकल लाइन से, तो एक इधर का किधर दिखाएंगे, पूरब और पश्चिम का। अक्षांश रेखाएं क्या दिखाती हैं हमें, उत्तर दक्षिण, और देशांतर रेखाएं जो हैं पूरब पश्चिम दिखाती हैं। ठीक है, तो यानी कि दूसरा कथन जो है गलत है, पहला कथन क्या है, सही है, तो केवल ए सही है। जवाब क्या हो गया, केवल ए सही है। क्या जवाब हो जाए, केवल ए क्या है, सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है। ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल या छोटा छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। यह स्थिर और न घूमने वाला होता है। आपने ग्लोब देखा ही होगा, अब खुद ही अंदाजा लगा के बताइए कि जवाब क्या हो जाए। ठीक है, आप खुद अंदाजा लगा के बताएं कि इसका जवाब क्या लगाया जाए, ए बी सी डी में से। ठीक है, ग्लोब से जुड़ा हुआ सवाल है तो ग्लोब से ही अंदाजा हम लगाकर इसका उत्तर क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक, तो जरा देखिए क्या जवाब लगा दिया जाए ए बी सी डी में से। ठीक, ग्लोब कभी देखा होगा, तो पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, अलग अलग की बात कर सकते हैं। ठीक, एक ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाई जाते हैं। ठीक है, क्रम की बात कर रहा है, वैसा थोड़ी ना है कि पूरा पृथ्वी को ही दिखा दिया जाएगा, वो तो मॉडल है ना, तो क्रम के आधार पे, तो जैसा कि अगर एशिया महाद्वीप बड़ा है तो उसको बड़ा दिखाएंगे, अफ्रीका दूसरे पर है तो उसको थोड़ा छोटा दिखाएंगे, तो यानी कि ये भी ठीक है। यह स्थिर और न घूमने वाला, ये गलत है। जैसा कि आपने देखता होगा, ठीक है, एक डिवाइस से वो कनेक्टेड रहता है जो कुछ झुका हुआ रहता है, तो इसको इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन गलत है, केवल ए बी और सी क्या है, सही। ठीक, अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे। किसकी बात कर रहा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तो ये बना लेते हैं जरा। उत्तरी ध्रुव से किधर की बात कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो एक मॉडल बनाया जाए पृथ्वी का। ये पृथ्वी बना लिया हमने। ये बीचों बीच में कौन सी रेखा हो जाती है हमारी, 0 डिग्री, यानी कौन सी रेखा हो जाए, विषुवत रेखा हो जाए। कौन सी रेखा हो गई, विषुवत। ऊपर से बात कर रहा है तो सबसे ऊपर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, यहाँ से चलना है। तो यहाँ 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर कौन सा वृत्त आ जाए, आर्कटिक वृत्त आ जाए। कौन सा वृत्त आ गया, आर्कटिक वृत्त आ गया। उसके बाद 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा हो जाए,
कर्क रेखा हो जाए, उसके बाद 0 डिग्री पर विषुवत रेखा हो जाए, 23.5 दक्षिण में जो है आपका मकर रेखा हो जाए, 23.5 दक्षिण में जो है, ठीक है, क्या हो जाए, मकर रेखा हो जाए। उसके बाद जो है, ठीक है, 66.5 डिग्री पे जो है आपका आर्कटिक वृत्त हो जाए। ठीक है, हमें जाना कौन से पोल पर है, साउथ पोल पर। देख लीजिए, सबसे पहले उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी आर्कटिक वृत्त हो गया, फिर कर्क रेखा हो गया, सही है सही है, विषुवत वृत्त हो गया, ये भी सही है, मकर रेखा सही हो गया, दक्षिणी ध्रुव यानी पहला वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त को उत्तरी ध्रुव वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त को जो है यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ठीक, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, एक सेकंड जरा। ठीक, कथन पढ़कर विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्या कर रहा है, इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, चलें, और साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी करता है। अगला सवाल, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। ठीक है, क्या कह रहा है कि देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार ठीक रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ये भी ठीक है, 0 डिग्री को याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध गलत है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये पॉइंट और इसकी पॉइंट कर रहा है। देशांतर याम्योत्तरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ये भी सही कथन सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा जो है इसमें ऑप्शन सही है। ठीक, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, क्या जवाब लगा दिया जाए ए बी सी डी में से। ठीक, तो आपको खुद ही भी अंदाजा लग रहा होगा। ठीक है, ये तो दोनों एक ही लाइन पर आ जाती हैं, जैसा कि हम कहते हैं ना कि पृथ्वी ऐसी चपटी है, तो इसको गोल करेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो विपरीत वाला सवाल तो है नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, और आपका ये भी गलत हो गया, तो कौन सही हो गया, ए और डी वाला ऑप्शन कौन सा दिख गया, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन दिख गया। आगे बढ़ते हैं, किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करिए। यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब पर सही स्थिति दर्शाने हेतु, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, चलिए जरा देख लेते हैं। कितने डिग्री देशांतर की बात, अक्षांश की बात कर रहा है, 30 डिग्री अक्षांश की बात हो गई। यह उत्तरी गोलार्ध सही बना, यह याम्योत्तर से पूर्व में स्थित है। ठीक है, याम्योत्तर से पूर्व में, लेकिन कहां पे स्थित है, ठीक है, कहां पे स्थित है यानी कितने डिग्री देशांतर पे स्थित, इसकी जानकारी तो है नहीं। ठीक, ये ठीक है, हम जानते हैं कि इसी कहीं पर होगा, इसी लाइन पर कहीं होगा, लेकिन कहां होगा। ठीक है, देशांतर तो दिया ही नहीं है डिग्री। ठीक, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपका सूचना अपर्याप्त है। अगला सवाल, मिलान करना है। भारतीय याम्योत्तर किससे मिला दिया जाए, 82.5 डिग्री से। ठीक है, कर्क रेखा आप जान ही रहे हो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री, ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर की बात कर लेता है। ठीक है, किसकी बात करता है, 0 डिग्री देशांतर की बात करता है। कौन सा जवाब हो जाए, ए को किससे मिला दिया जाए, 4 से, कौन सा ऑप्शन दिख गया, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन दिख गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख गया, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका जवाब हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे। थोड़ा देर पहले ही जवाब, इसका जवाब किया गया, जिसका ऑप्शन ए वाला था। ठीक है, ये थोड़ा देर पहले ही कर लिया गया था।
आगे देखिए, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ये ग्लोब है, तो जो सबसे बीच में होगी, तो बीच में होगी मतलब कौन सी? 0 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आपको दिख रहा है कि अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती जा रही है? घटती जा रही है, और 90 डिग्री यानी पोल पे जाके 0 हो जाती है। तो सबसे लंबी वाली कौन सी होगी? 0 डिग्री। और 0 डिग्री मतलब कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। 0 डिग्री मतलब कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा हो गई। ग्लोब के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। ठीक है, कह रहा है, ठीक, ये पृथ्वी है, ये वृत्त की बात कर रहा है 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री देशांतर नहीं बल्कि क्या है? अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, न कि जो है देशांतर को। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक, और नीचे जो है साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। तो यानी कि कथन ए गलत है और कथन बी क्या है? सही है। ए गलत है तथा बी क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन सी सही है? नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है, गलत है। ठीक, अमेजन नदी इस क्षेत्र से बहती है। अमेजन नदी जो है कौन से महाद्वीप की क्षेत्र बताता है? तो याद रखें, दक्षिण अमेरिका। अमेजन बेसिन की जब बात करते हैं तो कौन सा अमेरिका की बात किया जाए? दक्षिण अमेरिका में है कौन सी नदी? अमेजन नदी, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यहाँ क्या मौसम दिन और रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है? रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। ठीक, तो बी और सी वाला जवाब क्या है आपका? सही है। ठीक है, बी और सी वाला जवाब क्या है आपका? सही है। बाकी जो है जवाब आपके सही नहीं। ठीक, ठीक है, क्या जवाब हो जाए? ठीक, बी और सी वाले जवाब क्या हैं आपके? सही हैं। ठीक है, ये बताया हूं आपको, बी और सी। नेक्स्ट, सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठनों वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है, पहले भी करवा चुका हूं। ठीक है, पहले भी इस सवाल को किया जा चुका है, यानी कि जो है, ठीक है, एक कह रहा है कि एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। सेल खनिज की बात कर रहा है तो एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन तो है, लेकिन निश्चित संगठन वाले नहीं, यानी पहला कथन क्या है? गलत है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यानी बी क्या है? सही है। तो डी फॉर डॉग, यानी ए गलत है लेकिन बी क्या है? सही है। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी? वैसे तो कारक बहुत सारे उत्तरदायी हैं, लेकिन चूंकि जवाब हमको एक ही लगाना है, जवाब जो है एक ही लगाना, तो जैसे हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, हमें पता है कि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में, कौन से मंडल की बात किया जाए? क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में, ठीक है, प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि लद्दाख पर्वत पे स्थित है, यानी ऊंचाई ज्यादा है, और इसकी वजह से वहां का, ठीक है, जलवायु कैसी है? शीतल है, और साथ ही साथ शुष्क। चूंकि जल शुष्क इस वजह से क्योंकि वर्षा तो होती नहीं है। तो जवाब क्या हो जाए आपका? कौन सा कारक? ऊंचाई, एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, इसको इस तरह से अंग्रेजी में भी कभी कभार लिखा रहता है, एल्टीट्यूड लिखा रहता है। ठीक, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है, इस वजह से लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल है और कैसी है? शुष्क है। यदि आप गोम्पा घास के मैदान और हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी? ठीक है, बात कर रहे हैं गोम्पा, ये जो कि विशेष प्रकार के मठ होते हैं और घास के मैदान हैं और हिमनद है, ग्लेशियर हैं। तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम तो बर्फ जमेगा, और बर्फ जमे हुए बर्फ की चदर को क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। यानी कौन सा क्षेत्र ऐसा हो सकता है? तो सर ये तो लद्दाख होगा। कौन सा? लद्दाख होगा, जो कि अब की केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वान्ह 9 बजे। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर क्रमशः। पहले भी करवा चुका हूं। ठीक है, जरा देख लेते हैं। ठीक, हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। पहले भी ये सवाल करवा चुका हूं। ठीक, और जो है हमें पता है कि पूर्व में जाने पर, जब पूर्व में जाते हैं तो समय प्लस होता है, और पश्चिम जाते हैं तो समय क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक, चंडीगढ़ के पास कितना दिया है? 76 45। तो ये भारत की मानक समय रेखा है, जो कि कितना है? 82.5 डिग्री है। ठीक, 76 45 इसके पश्चिम में होगा, यानी ये कोई हो गया 76 45 हो गया। ठीक है,
और इधर की बात करें 88 15, कुछ इधर हो जाए 88 15 हो जाए, ठीक है, कितना हो जाए 88 डिग्री 15 मिनट की बात कर लिया जाए, ठीक। तो हमें पता है कि 60 डिग्री पर ये बदल जाता है क्योंकि घंटा और मिनट वाले के आधार पे चलता है, ठीक है। तो ये 82 पे है, ठीक है, कितने पर है 82 पर है, यानी कि कितना और चलेगा 30 और चलेगा 83 पहुंच जाएगा, ठीक है। और 83 5 88, 15 उधर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर कितना 5 45, ठीक है। उसी प्रकार इधर से इधर जाने पर 5 45 का क्या हो गया डिफरेंस हो गया, ठीक। 1 डिग्री बराबर यानी 5 डिग्री बराबर कितना मिनट 20 मिनट, 5 डिग्री बराबर कितना मिनट 20 मिनट, और 45 को मिनट में बदलेंगे, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 3 मिनट बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और 60 पे आधारित होता है, ठीक है। और 60 बराबर 4 तो 45 बराबर 3, 60 बराबर 4 तो 45 बराबर 3, और 20 और 3 कितना मिनट 23 मिनट, तो ये 23 मिनट प्लस में हो जाए और ये 23 मिनट माइनस में हो जाए, ठीक है। 9 बजे भारत का समय है, तो 9 बजे में 23, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 9 23 पूर्वाह्न और 8 37 पूर्वाह्न, ठीक। कौन सा जवाब हो जाए, चंडीगढ़ का पहले जवाब लगाना है, ठीक। इसको भी देखिएगा कि थोड़ा सा चंडीगढ़ को पहले, कलकत्ता को पहले नहीं लिखना है ना, तो चंडीगढ़ जो है पीछे है, तो चंडीगढ़ पीछे मतलब 8 37, चंडीगढ़ पीछे है मतलब कौन सा 8 37 पूर्वाह्न और 9 23 पूर्वाह्न क्रमशः हो जाएगा। आगे बढ़े, भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने के समय 9 बजे पूर्वाह्न है, गांधीनगर के समय 72 45 और पटना के समय 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। फिर से वही उसी प्रकार का सवाल है, भारत का समय दिया है कितना, ठीक है, भारत में हमें पता है 82:30 है, ठीक है, और भारत का टाइम 9 बजे दिया हुआ है, गांधीनगर के समीप 72 45, तो इधर कहीं पर है गांधीनगर, यहाँ कितना लिख लिया 72 45, और 85 डिग्री की बात कर रहा है किधर, इधर कहीं हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा। ये कौन सी शहर की बात किया है पटना की, और ये कौन सा शहर है आपका गांधीनगर है, ठीक है, कौन सा है गांधीनगर। 82:30 है, आधा कदम चले 83 हो गया, 83 2 85, यानी कितना कदम चले हैं 2.5 कदम चला गया, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट 4 मिनट, तो 2.5 गुणे 4 यानी इसी में 4 से गुणा करवा दिया जाए तो कितना मिनट आ गया 10 मिनट आ गया, ठीक है। यानी कि 82:30 में 10 मिनट, यानी कि 9 बजे में 9 10 की बात कर लें, 9 10 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, गांधीनगर के समीप पटना में 9 10 कहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। वैसे जो है इधर कैसे आया है 82:30 लिखा हुआ है, 2.5 घटा दिया कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। उसके बाद कितना चलना है, ठीक, 72 45 से 15 और चल गया तो 73 हो गया, यानी कि 73 और 7, और 7 और 2 9, 9 9:30 9 45, यानी कितना हो गया 9 डिग्री 45 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 9 के बराबर कितना हो जाए 36 मिनट हो जाए, और 45 के बराबर 3 मिनट हो जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 3 कितना मिनट 39 मिनट हो जाए। 9 बजे में से 39 मिनट घटा दिया जाए, ठीक है, तो 8:21, 8:21, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हो गया, ठीक। ऐसे ही फराक से सवाल लग जाएंगे। कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है की बात कर रहा है, कि कौन सा देश है जो आपका सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये जो है अफ्रीका महाद्वीप जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, कुछ इस तरह से। तो इस वाले हिस्से में फैला हुआ है कौन सा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। बात किसकी किया है कि कौन सा नहीं है, तो जाम्बिया जो है, यहाँ नीचे जायरे और जाम्बिया दो देश पड़ते हैं, ये कौन सा देश है आपका जाम्बिया, ठीक है। जाम्बिया जो है ये सहारा मरुस्थल का हिस्सा नहीं है, यानी डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन हो जाए, ठीक है, कौन सा डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन हो जाए। लू निम्न में से किस प्रकार की पवन की उदाहरण है, लू हर समय तो बहती नहीं और हर जगह भी नहीं बहती, विशेषतः उत्तर भारत में बहती है, और इसे स्थानीय पवन की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कौन सी पवन है स्थानीय पवन। दुनिया में बहुत सारी बहती हैं, जैसे चिनूक बहती है, ठीक है, या जो है फान बहती है, सिमुम बहती है, सिराको बहती है। सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक, सेल के एक प्रकार से, तो इसको आप जान ही रहे हैं,
ठीक है, ये सेल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल चक्र। जैसे कि आग्नेय से रूपांतरित बना लिया जाता है या अवसादी से रूपांतरित बना लिया, रूपांतरित को ही रूपांतरित कर दिया जाता है। महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना व गिरना क्या कहलाता है? तो आसान सा चीज है, क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है सामान्यतः। ठीक, पृथ्वी है, ठीक, चंद्रमा है, चंद्रमा के अलावा कौन है बड़ा सा? सूरज भी। ठीक, सूरज बड़ा है तो बड़ा बनाना पड़ेगा। फिर से देखते हैं जरा। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं जरा। ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, और ये बड़ा सा कहीं क्या होगा? सूरज। काफी दूर होगा, लेकिन प्रभाव जिसका ज्यादा पड़ता है चंद्रमा का। चंद्रमा ने पृथ्वी को खींचा तो सामने ज्वार आ गया। ठीक है, यानी कि एक ज्वार कहाँ आ गया? सामने आ गया। और हमें पता है, न्यूटन का नियम कहता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो विपरीत दिशा में भी उतना ही बल लगता है। इस संतुलन संतुलन की स्थिति बन सके तो अगर सामने बल लग रहा है तो पीछे भी बल लगेगा, यानी पीछे भी एक ज्वार आएगा। तो एक ज्वार ए आ गया, एक ज्वार कौन सा आ गया? बी आ गया। तो पहला चीज हो गया, पृथ्वी पर एक ही समय में कितने स्थानों पे ज्वार आते हैं? 2 स्थानों पर। अब चूंकि पृथ्वी एक जगह रुकी तो रहेगी नहीं, ये घूमेगी। घूमेगी तो ए वाला घूमते घूमते घूमते, ठीक है, फिर से वापस वहीं आएगा, यहां तक आया। बी वाला यहां तक चला गया। ठीक है, ये बात समझ लिया। यानी कितना घंटा लगा होगा? 12 घंटा। इधर भी कितना घंटा? 12 घंटा। अब यहाँ सामने बी आ गया है और यहाँ क्या आ गया है? ए। अब चंद्रमा के सामने कौन है? बी है। तो अब ज्वार किस पे आएगा? बी पर। यानी एक दिन में बी पर कितनी बार ज्वार आया? 2 बार। ए पर भी कितनी बार? 2 बार। यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर एक ही दिन में एक ही स्थान पर कितनी बार ज्वार आता है? 2 बार ज्वार आता है। ठीक है, चलिए जवाब। वैसे 12 घंटा, चूंकि चंद्रमा थोड़ा आगे चला जाता है तो 26 मिनट और लग जाता है। ठीक, इसीलिए समय कितना हो जाता है? 12 घंटा 26 मिनट। 2 ज्वारों के बीच का अंतर कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट। भारत में सबसे बड़ा ज्वार जो है गुजरात के ओखा तट पे आता है। दुनिया में सबसे बड़ा ज्वार कनाडा के फंडी की खाड़ी में नोवा स्कोशिया की, ठीक है, पास आता है। फंडी, नोवा स्कोशिया के पास फंडी की खाड़ी में आता है। इंग्लैंड में एक जगह है साउथहैम्पटन, जहां एक दिन में 4 बार आता है। सामान्य जगहों पे कितनी बार आता है? 2 बार आता है। साउथहैम्पटन में कितनी बार आता है? 4 बार आता है। साउथहैम्पटन में कितनी बार आता है? तो 4 बार आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। घास के मैदान दिया है। उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास के मैदान है? प्रेयरी, सही है। दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में डाउन्स, सही है। मध्य एशिया में स्टेपी, सही है। नहीं, थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? डाउन से। पूछा है कितने युग्म सुमेलित हैं? तो पहला और तीसरा सुमेलित है। कौन सा? कि पहला और तीसरा, यानी कितने युग्म? केवल 2 युग्म ही क्या है? सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं? बात किसी कर रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति। वैसे तो हमें पता है कि जिंदा रहने के लिए हमें, यह स्थल हो गया, ठीक, सिर्फ घर मिल जाए जिंदा रह लेंगे क्या? नहीं, वायु भी चाहिए। तो ये कौन सा मंडल हो गया? वायुमंडल। चलिए, अब जिंदा रह लेंगे बिना पानी के, यानी कि क्या चाहिए? जलमंडल भी चाहिए। और जिंदा रहने के लिए तीनों चाहिए। तीनों चाहिए तो ये वाला फेज हो जाएगा जहां तीनों मंडल उपस्थित रहेंगे। और इस मंडल को कहते हैं कौन सा मंडल? जैव मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव मंडल। तो कहाँ मिलेंगे ये सब? जैव मंडल में मिलेंगे। आगे बढ़िए। एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है? यातायात की जब बात की जाती है, ठीक है, इस बात को समझेंगे जरा। ये कौन से यातायात का सबसे बड़ा, क्या कह रहा है? जाल पूछ रहा है। ठीक है, किस यातायात का सबसे बड़ा जाल है? ठीक, और भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो यातायात में हम देखते हैं कि रेल मार्ग में भारत दुनिया में जो है, ठीक है, वैसे तो विश्व में नेटवर्क के मामले में हम चौथे स्थान पे हैं और सड़कों की लंबाई में तीसरे, नेटवर्क में तीसरे पे, लंबाई में चौथे पे, लेकिन एशिया में पहले स्थान पर किसमें है? रेल मार्ग में। कौन से जाल में? रेल मार्ग में। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए जरा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, ठीक है,
भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, ये भी सही है। इंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के अंदर उठने वाली तरंगों से सतह में, ठीक है, जो बल ऊपर नीचे कार्य करे या क्षैतिज रूप में कार्य करे, तो कभी ऊपर लगेगा तो कोई हिस्सा उठ जाएगा, नीचे जाएगा तो कोई हिस्सा नीचे चला जाएगा, या कुछ कंपन होगा तो भूकंप आ जाएगा या ज्वालामुखी फट जाएगा। तो यानी कथन और कारण दोनों ही क्या हैं? सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, तथा बी ए की सही व्याख्या करता है, तथा बी ए की जो है सही व्याख्या करता है, यानी पहला ही जवाब क्या है आपका? सही है। कौन सा कथन सही है? क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, गलत। ओजोन गैस की परत किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, समताप मंडल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, गलत। ठीक है, इस परत में नहीं बल्कि किसमें? मध्य मंडल में जल जाते हैं। ठीक है, मध्य मंडल इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, गलत। घटता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहां तक? -100 तक पहुंच जाता है। बाह्य वायुमंडल, रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं, बिल्कुल सही है। जैसा कि हम जानते हैं तापमंडल यानी कि मध्य मंडल के बाद हम बाह्य वायुमंडल मान लेते हैं, तो और इसे ही तापमंडल आयन मंडल कहा जाता है। वहीं से रेडियो तरंगें पुनः परावर्तित, यानी डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं का, जल चक्र की बात करते हैं तो ये हमारे पास सागर है। ठीक है, ये क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये कौन चमक रहा है? सूरज चमक रहा है। सूरज चमकेगा तो पहले क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। ठीक, पहला प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण है। ठीक है, वाष्पीकरण हुआ तो ऊपर क्या बना? तो क्या हो गया? संघनन हो गया। ठीक है, ठीक, पहले सूरज की किरणें पड़ी तो आतपन हुआ। ठीक, इंसोलेशन हुआ, फिर वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन हुआ, फिर वर्षा हुई। ठीक, तो B C D A कोई ऑप्शन दिख रहा है? ठीक है, सॉरी, बी। जल चक्र में, अच्छा, निहित प्रक्रियाओं की बात कर रहा है। निहित प्रक्रिया में संघनन हो जाए, वाष्पीकरण हो जाए और दृष्टि हो, वृष्टिपात, वर्षण हो, यानी वाष्पीकरण हुआ, संघनन होकर बादल बना और क्या बन गई? वर्षा। A C D कोई ऑप्शन दिखा? डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। संघनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उत्तर लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में पढ़कर। उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर पढ़िएगा जरा। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ABCD में से जरा बताइए उत्तर क्या होगा? ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह छोड़ते हैं, क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। ठीक है, A B और C तीनों क्या है? अपनी जगह सही हैं। देखिए जरा, वर्षण की प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, वर्षण का प्रकार दिया हुआ और आपको बताना है कौन सा कथन इसमें क्या है? सही है। किसकी बात कर रहा है? वर्षण के प्रकार की बात कर रहा है। ठीक, तो देखिए क्या जवाब लगा दिया जाए ABCD में से। A B और C और D में से वर्षण के प्रकार को अगर मिलाना है तो किस प्रकार के वर्षण की बात की जाएगी? ABCD चारों ऑप्शन देखिए जरा और बताइए कौन सा वर्षण। देखिए थे, मैं खुद ही बताता हूँ। संवहनी वर्षा कह रहा है, वर्षण कह रहा है, ठीक है, प्रवृत्ति वर्षा कह रहा है और चक्रवाती वर्षा कह रहा है। ठीक, वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है। ठीक है, बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं। पर्वतीय वर्षा, गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है। ठीक है, कह रहा है कि सुमेलित करना है, ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। ठीक है, ठंडी हवा जो है गर्म हवा से मिलती है। संवहनी वर्षा, ए को किससे मिला दिया जाए? 4 से मिला दिया जाए। ए को किससे मिला दे?
अच्छा, सामने से तो सही से मिल गया है, ठीक है। ए को 4 से मिला दे, ठीक, सब माफ करिएगा, उत्तर जो है, ठीक है, इसी प्रकार मिल गया है। ए को 4 से मिला देना है, बी को 3 से, सी को 2 से और डी को 1 से मिला देना है। आगे बढ़िए। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। गलत। यह सागर निम्न ज्वार भाटा की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटा को अधिक अनुभव करता है। गलत। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। सही है, ठीक है। अत्यधिक कंडेंस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सघनता ज्यादा, यानी कि घनत्व ज्यादा हो जाने के कारण, ठीक है, जो तैराक है वो मृत सागर पे, यानी कि कोई भी व्यक्ति, इसलिए कहा जाता है कि मृत सागर में आप लेट कर अखबार पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित को मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सही क्रम में लगाना है, ठीक है। वर्षा की बात कर रहा है, ठीक है, कि इनको मात्रा के अनुसार जो है एक सही क्रम में क्या करना है, आपको लगाना है। तो सबसे ज्यादा वर्षा की अगर बात करें, यानी पानी की बात की जाती है, तो पानी किसके रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में। किसके रूप में सबसे ज्यादा, ग्लेशियर के रूप में बात की जाती है कि सबसे ज्यादा ये पानी किस रूप में है, तो ग्लेशियर के रूप में है, ठीक। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके रूप में है, तो ग्लेशियर के रूप में है। इसके बाद जो है बात आती है, जैसे हम अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें पता है लगभग 97.5% पानी जो है, ठीक है, वो किसके रूप में है, तो वो आपका है ऐसा जिसे आप पी नहीं सकते, यानी अलवड़ी जल। तो लगभग 2 से 2.5% पानी जो है कैसा, अलवड़ी, यानी कि साफ पानी की बात की जाती है। और इस साफ पानी में, ठीक, लगभग 74% हिस्सा किसका है, ग्लेशियर का है। किसका है, ग्लेशियर का है। और 24% हिस्सा किसका है, भूमिगत जल का है। किसका है, भूमिगत जल का है, ठीक है। उसके बाद जो है किसकी बात आ जाती है, उसके बाद आ जाती है नदियां आ जाती हैं। और 0.009% लगभग क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। तो कौन सा जवाब सूझे, 3, सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 2, 4, 3 1 2 4, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ऑल ओवर जल का केवल 1% उपलब्ध है तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है। ऑल ओवर जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है, ठीक। अब चूंकि जल की बात की जा रही है तो जल जो है हमको पता ही है, ठीक है, कि यह, ठीक, यानी कि इस 2.5% में से क्या पूरा आप प्राप्त कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं प्राप्त किया, यानी कि यह उपयोग हेतु उपयुक्त है, यानी कि पहला कथन तो सही है, ठीक। ऑल ओवर जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है, ये भी सही है, पर क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है ना, यानी दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़िए। सुनामी का पहला संकेत क्या है, तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, तटीय क्षेत्र से जल की कमी, तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती हुई विशालकाय तरंग, तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग। किसकी पहचान कर रहा है, तो याद रखें, जब सुनामी आनी होती है तो जल पहले पीछे की तरफ जाता है, फिर तेजी से ऊपर आता है, यानी कि जल में क्या होगी, कमी आएगी। महासागर का जल लवड़ी या खारा होता है, सही है। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है। महासागरों की औसत लवणता, ठीक है, महासागरों की औसत लवणता, ठीक, लगभग 35 0/000 यानी 00 की बात की जाती है। कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसा कि हमें पता है कि 1000 ग्राम जल में कितना ग्राम नमक है, तो 35 ग्राम क्या है, नमक है। औसत रूप की बात की जा रही है। और इसमें सर्वाधिक लवणता महासागरों में अटलांटिक महासागर और सागरों में भूमध्य सागर में पाई जाती है। दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी करता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार जलस्तर को तट की ऊंचाई पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। निम्न में से दोनों ही कथन सही हैं, ठीक। उच्च ज्वार आता है फिर तेजी से आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है। ए और बी दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। चलिए जरा आगे देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है, ज्वार भाटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। निम्न ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। महीने में 2 बार महासागरी जल का उठना एवं गिरना, महीने में 2 बार, गलत है, गलत है। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, तट से पीछे चला जाता है, उसे ज्वार कहा जाता है, ठीक है। सूर्य व चंद्रमा, ये भी गलत है, इसे तो भाटा कहते हैं। जब पीछे जाता है और नीचे जाता है इसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। थोड़ी देर पहले ही डायग्राम में देखा गया है, यानी कथन क्या है, सही है, ठीक।
अगला जरा देखिए, विकल्प का चयन करना है, यानी कि आपको 1 और 2 को क्या करना है, आपस में मिलाना है। ठीक है, आप जरा देख लीजिए कौन किससे मिला दिया जाए। ठीक, तो ज्वार भाटा, ठीक, किसकी बात कर रहा है, ठंडी महासागर। तो ज्वार भाटा आप जानते हो कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। आगे जरा देखिए, तरंग क्या होती है, महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना व गिरना क्या हो गया, आपका तरंग हो गया। क्या हो गया, तरंग हो गया। तो बी में 2 और सी में 1, कौन से ऑप्शन, ए ठंडी महासागरीय धारा ध्रुवों से उष्ण, ये है पृथ्वी, ये बीचों बीच की रेखा। जब जलधारा ध्रुवों से विषुवत की ओर आएगी, ध्रुवों से विषुवत की ओर जाएगी, तो अपने साथ ठंडी लेके जाती है, तो जलधारा ठंडी। और जब वही विषुवत से, ठीक है, यानी कि विषुवत से ध्रुवों की ओर जाती है, कहां से, विषुवत से ध्रुवों की ओर जो जाती है, तो अपने साथ गर्मी लेके जाती है, यानी गर्म। यानी ये कौन सी जलधारा है, ठंडी। और ये कौन सी जलधारा है, आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए में 4, ठीक, यही ऑप्शन हो गया। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। ठीक, ये हो गया पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये सूरज। ठीक, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। सूरज की तो बात ही नहीं किया। ठीक है, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज तीनों ही एक सीधी रेखा में होंगे, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज तीनों ही एक सीधी रेखा में होते हैं, तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। क्योंकि ये भी खींचा, कुछ खींचा था चंद्रमा, अब इसी दिशा में कौन खींचने आ गया, सूरज, तो थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसे हम हाई, यानी कि हाई टाइड, यानी कि उच्च ज्वार भाटा कहते हैं। जब सूर्य व पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है। उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। ठीक है, उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी क्या कहते हैं। ठीक, जरा देखिए क्या जवाब लगा दिया जाए। अब चूंकि यहाँ, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, वैसे होना चाहिए केवल बी वाला, लेकिन बी केवल है नहीं। यहाँ लिखना चाहिए जब चंद्रमा और पृथ्वी तथा कौन, सूर्य भी एक ही दिशा में आ जाते हैं, तब ऊंचे ज्वार में। चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ मान लेते हैं कि सूरज को नेगलेक्ट करके ले रहा है, तो ए और बी दोनों को क्या मान लिया जाए, सही मान लिया जाए। ए और बी दोनों से, ये तो अपने आप ही गलत है। उच्च ज्वार के संदर्भ में कथन ए और बी पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करिए। जलस्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं, क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर नहीं, पास उच्च ज्वार आएगा तो पानी आगे की तरफ आएगा ना, आगे की तरफ आएगा तो मछलियां भी आगे की तरफ आएंगी। यानी कथन ए गलत है, कथन बी, सॉरी, कथन ए सही है और कथन बी क्या है, गलत है। आगे बढ़िए, आगे देखा जाए। कौन सी गर्म याद रखिएगा, ठंडी जलधारा का एक ट्रिक याद रखना है आपको। ठंडी जलधारा का ट्रिक याद रखना है। क्या है ट्रिक, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा। हम बोले क्यों ग्रीन बगुला, हम्बो से क्या हो जाए, हम बोल्ट हो जाए। तो एक ठंडी जलधारा कौन सी हो गई, हम बोल्ट हो गई। ले से क्या हो जाए, लेब्राडोर हो जाए। ग्रीन से क्या नाम हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। बगुला से क्या हुआ, वेंगुला हो गया, बेंगुला हो गया। ठीक, क्यू से क्या हो गया, क्यूराइल हो गया, जिसको ओयासियो भी कहा जाता है। केला से क्या हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, कैलिफोर्निया। ठीक, एफ से क्या हुआ, फॉकलैंड हो गया, फॉकलैंड हो गया। ए से क्या हुआ, आखोटस्क हो गया। के से क्या हुआ, कनारी हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए जरा, ये ठंडी जलधारा, जो नाम बच जाए गर्म। अब जरा देखिए
क्यूरोसियो, ठीक है। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं, यानी एक तो गर्म हो गया। क्यूराइल दिखा, ठीक है, दिख गया सर। कनारी, सर कनारी भी यहीं कहीं लिखा है, दिख गया सर। लेब्राडोर दिख गया, तो बच गया कौन सा? तो बचा कौन सा? क्यूरोसियो की जलधारा जो है ये आपकी कैसी जलधारा है? तो ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं? ठीक, तो याद रखें वायुमंडल में हमने आपको पहले भी कभी न कभी बताया है, ठीक, ये कुछ परतें होती हैं। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत। पहली परत का नाम क्या हो जाए? क्षोभ मंडल हो जाए। क्या नाम हो गया? क्षोभ मंडल हो गया। दूसरी परत को कहते हैं क्या? समताप मंडल। क्या कह लेते हैं? समताप। तीसरी को कहते हैं क्या? मध्य मंडल। चौथी को क्या कहते हैं? ताप या आयन। ठीक, इसको जो है बहिर्मंडल क्या कहा जाता है? ठीक है, बहिर्मंडल कहा जाता है। इस ताप से ही किसकी शुरुआत मान लेते हैं? बाह्य वायुमंडल की शुरुआत मान लिया जाता है। ठीक, ये है 8, 18, 50 किलोमीटर है ये सब। ठीक है, 80, ठीक, 640, 1000, यानी कि 32,000 किलोमीटर के वायुमंडल में से हमारे काम का वायुमंडल लगभग 1000, इतने महत्वपूर्ण होते हैं। इस वाले हिस्से में बारिश होगी, ठीक है, बिजली गिरेगी, ठीक, तूफान आएगा, यानी जितनी भी मौसमी गतिविधियां। तो सवाल है कि पूछेगा कि मौसमी गतिविधियां कौन से मंडल में? मौसमी गतिविधियां कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर ऊंचाई घटती है। कैसे घटती है? तो सर 165 मीटर ऊपर जाऊंगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाता है। ठीक है, दूसरा वाला हिस्सा की बात की जाती है। ठीक, इस वाले मंडल में पहला तो याद रखें इसी में पाया जाता है कौन सा मंडल? ओजोन मंडल। 15 से 35 किलोमीटर तक कौन सा? ओजोन। इसी में उड़ते हैं कौन से विमान? तो इसी में उड़ते हैं आपके जेट विमान भी उड़ते हैं, क्योंकि इस मंडल पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इस मंडल में तापमान में कमी आ रही है और यहां तक आते आते तापमान -100 डिग्री सेल्सियस। इसमें आयंस पाए जाते हैं, तो इसमें रेडियो तरंगें वापस आती हैं। रेडियो तरंगें इसी मंडल, इसमें जो है गैसों की परत पाई जाती है। गैसों की परत। तो जब उल्का पिंड आते हैं तो कौन से मंडल में जल जाते हैं? तो उल्का पिंड, ठीक है, मध्य मंडल में आकर क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। जवाब हो जाए कौन सा मंडल? मध्य मंडल। ठीक है, ये हो गया है, दोनों ही कथन सही हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आज सुबह, ठीक, अफगानिस्तान में कथनों का चयन करिए और अंतर्जनित बलों के कार्य बताइए। ठीक, तो अब भूकंप जो है अंतर्जनित बल है। ठीक है, लावा फेंके जा रहा है मतलब ज्वालामुखी, ये भी अंतर है। हिमनद हिमोद ने जरमेट पर निक्षेपों के निशान छोड़े। ये जो है आपके क्योंकि बर्फ हो गया, हवा हो गया, नदी हो गया, ये ऊपर बह रहे हैं तो ये बहिर्जात बल में आते हैं। यानी कौन से बल के निशान हैं? तो बहिर्जात बल की बात की जा रही है, एक्सोजेनिक की बात। इंडोजेनिक में भूकंप और ज्वालामुखी ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। पारितंत्र की रचना क्या करता है? जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध, प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध।